दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसको CIA के साबिक डायरेक्टर जॉर्ज टेनेंट कम से कम उसामा बिन लादेन की तरह खतरनाक समझते थे और जिसे मोसाद के साबिक सरबराह शिफ्ताई शिबत ने कत्ल न करने पर अफसोस का इजहार किया था। लेकिन तकरीबन 250 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के गॉडफादर अब्दुल कदीर खान एक लेजेंड और कौमी हीरो हैं। एक ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि 1936 में पैदा हुए और 2021 में 85 साल की उम्र में वफात पा चुके हैं। इसने एक खुफिया एटमी प्रोग्राम बनाया जो सरकारी तौर पर तो मौजूद नहीं था और इसने एक खुफिया नेटवर्क भी चलाया जो ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया को यकसा एटमी प्रोग्रामों में मदद फराहम करता रहा। इसराइल जो कि खुद भी एक एटमी ताकत है, वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए कई बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और धमकियों का भी इस्तेमाल करता रहा है। 1980 की दिहाई में इसराइल ने हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी का मंसूबा भी बनाया, लेकिन इसमें इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और आखिरकार पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों ये पूरी कहानी दरअसल 18 मई 1974 से शुरू होती है जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि अब पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, चाहे इसके लिए हमें घास खानी पड़े या भूखे रहना पड़े, लेकिन अपना बॉम्ब जरूर बनाएंगे। इसने ये भी कहा कि दुनिया में पहले से जूइश बॉम्ब, क्रिश्चियन बॉम्ब और हिंदू बॉम्ब मौजूद है, तो फिर इस्लामिक बॉम्ब क्यों नहीं। और यही वो लम्हा है जहां से अब्दुल कदीर खान का नाम सामने आता है। 1974 में खान नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में एक बड़ी न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी यूरेनको के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इन्हें वहां पर इंतहाई क्लासिफाइड एरियाज तक रसाई हासिल थी और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े एडवांस सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स तक, जो कि यूरेनियम को इनरिच करके इसे बॉम्ब फ्यूल में तब्दील करते हैं। फिर अचानक जनवरी 1976 में वो पुरस्कार तौर पर नेदरलैंड से निकलकर पाकिस्तान आ जाते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान में एक ऐसी ऑफर मिली है जिसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। और यही वो लम्हा है जहां से पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की असल कहानी शुरू होती है। दोस्तों बाद में AQ खान पर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स चोरी किए हैं और इन्हें पाकिस्तान लेकर आए। लेकिन फिर जुलाई में इन्होंने पाकिस्तान में एक रिसर्च लेबोरेटरी कायम की जहां पर इनरिच्ड यूरेनियम तैयार किया जाने लगा, यानी कि वो फ्यूल जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जरूरी होता है। दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ने खान की भरपूर हिमायत की, लेकिन अक्सर सिविल गवर्नमेंट्स को इस सब से मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया। यहाँ तक कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो, जो खुद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी, इन्हें भी इस खुफिया न्यूक्लियर डीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 1989 में तेहरान के एक दौरे के दौरान इन्हें अचानक इसका पता चला जब ईरानियन प्रेसिडेंट ने इन्हें एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या वो दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की तौसीक करेंगी। बेनजीर भुट्टो हैरान रह गई और इन्होंने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, जिस पर ईरानी सदर ने जवाब दिया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मैडम प्राइम मिनिस्टर। ये सुनकर वो वाकई शौक में आ गई क्योंकि इन्हें इस सब के बारे में कोई इल्म नहीं था। अब बात करते हैं मोटिव की। AQ खान का ये पूरा न्यूक्लियर मिशन सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि काफी हद तक आइडियोलॉजिकल भी था। इन्होंने खुद से कहा था कि वो अमेरिका और बरतानिया के इस एटीट्यूड को चैलेंज करना चाहते हैं, यानी कि क्या यही ममालिक सिर्फ खुद को दुनिया का गार्डियन समझते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को रोकने के लिए इन्हीं ममालिक की तरफ से काफी संजीदा कोशिशें भी की गयी। कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और सबोटाज ऑपरेशन सामने आए जिन्हें अक्सर मोसाद से जोड़ा जाता है। खान के साथ काम करने वाली यूरोपीय कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स को भी टारगेट किया गया। वेस्ट जर्मनी में एक शख्स को लेटर बॉम्ब भेजा गया, वो तो बच गया लेकिन इसका कुत्ता मारा गया। जबकि एक और धमाके में स्विस कंपनी कोरा इंजीनियरिंग के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि 1980s के आगाज में इसराइल ने भारत को ये तजवीज दी कि वो दोनों मुमालिक मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक करेंगे। उस वक्त की भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इब्तिदा में इस प्लान को अप्रूव भी कर लिया था और मंसूबा ये था कि इसराइली बॉम्बर्स भारत के गुजरात में एक एयर बेस से उड़ान भरेंगे और पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला करेंगे। लेकिन आखिरी लम्हे में इंदिरा गांधी पीछे हट गई और ये ऑपरेशन कभी भी कामयाब न हो सका। दोस्तों भारतीय और इसराइली मुखालफत के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आंखें बंद कर ली
کیونکہ اس وقت پاکستان کولڈ وار میں ایک اہم اتحادی تھا، لیکن جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوئی پوری صورتحال بدل گئی۔ اکتوبر 1990 میں امریکہ نے پاکستان کی اکنامک اور ملٹری ایڈ روک دی، اور اس کے بعد پاکستان نے بظاہر ایسا شو کروایا کہ نیوکلیئر ویپنز بنانا روک دے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ AQ خان نے بعد میں خود ریویل کیا کہ یہ پروگرام خفیہ طور پر جاری رہا۔ پھر 1998 میں پاکستان نے کامیابی کے ساتھ اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، اور اسی لمحے عبدالقدیر خان ایک نیشنل ہیرو بن گئے۔ گلیوں، سکولوں، یہاں تک کہ کرکٹ ٹیموں کے نام بھی ان کے نام پر رکھے گئے۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اسی دوران عبدالقدیر خان نے ایک اور بولڈ اور کنٹروورشل سٹیپ لیا۔ 1980s کے میڈز میں اس نے ایک انٹرنیشنل نیوکلیئر نیٹ ورک بنایا، جس کے ذریعے ایران، نارتھ کوریا اور لیبیا کو ٹیکنالوجی اور ڈیزائنز فراہم کیے گئے، اور دوسری طرف موساد بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، خاص طور پر جب وہ مڈل ایسٹ کا سفر کرتے تھے۔ لیکن موساد بھی یہ جاننے میں ناکام رہا کہ خان اصل میں کر کیا رہے ہیں۔ بعد میں موساد کے سربراہ شبتائی شویت نے خود کہا کہ اگر انہیں خان کے اصل ارادوں کا اندازہ ہو جاتا تو وہ اس کے اسیسینیشن کا حکم دینے پر غور کرتے۔ دوستوں، آخر کار اس پوری خفیہ کہانی کا پردہ 2003 میں اٹھا، جب لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر غدافی نے امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ اس نے CIA اور MI6 کو بتایا کہ AQ خان لیبیا کے لیے خفیہ نیوکلیئر فیسلٹیز بنا رہا تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ مقامات کو چکن فارمز کی بھیس میں چھپایا گیا تھا۔ اس کے بعد CIA نے وہ مشینری بھی ضبط کر لی جو سوئس کینال کے ذریعے لیبیا کو اسمگل کی جا رہی تھی، اور تفتیش کے دوران اسلام آباد کے ایک ڈرائی کلینر کی تھیلی سے ویپنز کے بلو پرنٹ بھی برآمد ہوئے، اور یوں پوری چین آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ 2004 میں آخر کار عبدالقدیر خان نے یہ اعتراف کیا کہ وہ یہ سب اکیلے کر رہے تھے، اور اس میں انہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی کوئی حمایت حاصل نہیں تھی۔ امریکی دباؤ میں آ کر پاکستان نے عبدالقدیر خان کو ہاؤس اریسٹ کیا، جو کہ 2009 تک جاری رہا۔ اپنے آخری سالوں میں خان ایک نسبتاً خاموش زندگی گزارنے لگے، اور اسلام آباد میں ایک کمیونٹی سینٹر کو فنڈ کرتے رہے۔ لیکن اس نے ایک بات بار بار دہرائی کہ اس نے پاکستان کو پہلی بار اس وقت بچایا جب اس نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنا دیا، اور دوسری بار تب بچایا جب اس نے سارے الزامات اپنے اوپر لے لیے۔ امریکہ میں اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے ان کے مطابق اسے مکمل یقین تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ درست تھا۔ 2019 میں اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے انہوں نے عوام میں سامنے آ کر کہا کہ پاکستان ایک محفوظ نیوکلیئر ریاست ہے، اور کوئی بھی اس پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔